नमस्कार मित्रों। हम लोग D7 चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे आज। इसमें मैंने दो चार्ट लिए हैं। एक चार्ट तो ये आपके सामने है और एक और चार्ट मैंने लिया है, ये है एक अ, कुंभ लगन का है और एक मेष लगन का है। इन दोनों ही चार्ट पे हम D7 को कैसे रीड किया जाए ये देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैं आप लोगों के साथ एक बुक भी शेयर करूंगी। पिछले दिनों भी मैं आपके साथ कुछ बुक्स का नाम शेयर करती रही हूँ जिससे आप इनके बारे में, इन डी चार्ट्स के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर पहला सूत्र क्या बनता है, आइए जाने। कहते हैं कि सप्तमांश कुंडली का लगन विषम राशि का होकर, तो देखिए यहाँ सप्तमांश कुंडली का लगन विषम राशि का होकर अगर शुभ दृष्टि युति पाए तो जातक संतान से सुख सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन क्या सब राशि वालों को नहीं होता ऐसा? आगे देख लेते हैं। कहते हैं कि सप्तमांश कुंडली का लगन सम राशि में शुभ ग्रह की दृष्टि युति पाए तो जातक संतति का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होता है। अब इस चीज को यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहले सूत्र में क्या कहा कि विषम राशि हो। देखिए मैं केवल बुक की बात पढ़ रही हूँ, तो प्लीज मुझे इस तरह से ना सोचिएगा कि मैं कन्या संतान या पुत्र संतान की बातें यहाँ कर रही हूँ। मैं केवल रीड कर रही हूँ किताब। तो इसमें क्या बताया गया है बुक में, क्या सूत्र बताया है कि विषम लगन हो कहाँ पर, D7 में, और उस विषम लगन पे शुभ दृष्टि आए तो कहते हैं कि जातक को संतान से सुख सुविधा प्राप्त होती है। अब यहां पर इन्होंने ये कुछ नहीं बोला कि पुत्र संतान या कन्या संतान। पहला नियम है ये। दूसरे नियम में क्या कहा है कि अगर सम राशि हो D7 चार्ट में और शुभ युति या दृष्टि हो तो कन्या संतति से सुख होता है, से सुख होता है। तीसरी बात लिखी है कि अगर सप्तमांश कुंडली का लगन पाप पीड़ित हो जाए, सप्तमांश कुंडली का लगन, ये कुछ जनरल रूल है, पाप पीड़ित हो तो संतान सुख का अभाव रहता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये लगन पर राहु केतु वहीं बैठे हैं, राहु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो शनि तो स्वयं की राशि को देख रहे हैं ना, तो ये पाप प्रभाव नहीं देंगे, अपना ही लगन है। और कोई ऐसी दृष्टि आ रही हो जो, कोई ऐसी दृष्टि नहीं आ रही, तो पाप पीड़ा यहाँ पर कम कहनी चाहिए। ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं कि संतान सुख का अभाव रहता है अगर पाप पीड़ित हो, बहुत ज्यादा पीड़ा में हो तो ऐसा होता है। फोर्थ कह रहे हैं, फोर्थ बात कि सप्तमांश लगन में D7 के लगन में चंद्रमा, बुध, शुक्र की दृष्टि या युति हो तो कन्या संतान समझना चाहिए। अच्छा एक और चीज है, यहाँ जो पाप पीड़ा वाली बात आ रही थी वो मैंने D1 में देख लिया था, हमें देखना चाहिए था D7 में। तो हमें थर्ड पॉइंट को मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। सप्तमांश कुंडली का लगन पाप पीड़ित होने पर, तो आप यहाँ देखिए लगन पाप पीड़ित नहीं है बल्कि गुरुदेव की दृष्टि आती है। ठीक है। तो ये मेरे को ध्यान नहीं रहा, ये D1 पे मैं मार्किंग करने लगी, करना चाहिए था D7 पर। फोर्थ पॉइंट कहता है कि D7 के लगन पर अगर चंद्रमा, बुध और शुक्र की दृष्टि या युति हो तो कन्या संतान। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं दिखता।
सप्तमांश कुंडली के लगन पर पुरुष ग्रह सूर्य मंगल गुरु की दृष्टि युति होने से पुत्र का सुख प्राप्त होता है। तो वही चीज कि D7 के लगन पर पुरुष ग्रह जैसे सूर्य मंगल या फिर गुरु, तो यहां पे देखिए गुरु की दृष्टि आ रही है, तो क्यों कैसा सुख प्राप्त होता है? पुत्र का सुख प्राप्त होता है। अब सिक्स पॉइंट कह रहे हैं कि सप्तमांश लग्नेश शुभ ग्रह होकर लगन से केंद्र त्रिकोण में शुभ क्षेत्रीय हो तो जातक संतान का उत्तम सुख मिलता है। इसको समझते हैं। तो लग्नेश D7 के लग्नेश यहाँ कौन है? चंद्रमा। और आगे लिखा है शुभ क्षेत्रीय हो, तो ये सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं लेकिन मित्र की राशि में बैठे हैं, सम राशि है। ठीक है, तो ये अच्छी राशि में बैठे हुए हैं लेकिन बैठे कहां पर है? सिक्स्थ हाउस में। तो जातक संतान का उत्तम सुख प्राप्त होता है। तो यहां पर आप उत्तम सुख नहीं तो मध्यम सुख मान लीजिए, केवल एक हाउस ही तो सिक्स्थ है। ठीक है, उसकी संतान धनी मानी सुखी व विद्वान तथा प्रतिभा संपन्न होती है। ये वाला फॉर्मूला भी बात भी समझ आ गई। लेकिन अगर सेवेंथ पॉइंट में ये बोला है कि सप्तमांश लग्नेश का पाप पीड़ित होना, सप्तमांश के, अब यहां हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या ये पाप पीड़ित है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 नहीं है, केतु की दृष्टि, हाँ केतु की दृष्टि तो है, और शनि की भी दृष्टि है। तो यहां पर दुह स्थान में बैठना बच्चों से कष्ट पीड़ा दुख कलेश व अपमान या अपयश को दर्शाता है। तो कुछ कष्ट यहां पर दिखाई देता है। कोई बात नहीं, आठवां पॉइंट पढ़ लेते हैं। सप्तमांश लग्नेश पाप ग्रह होकर, सप्तमांश लग्नेश पाप ग्रह होकर शत्रु क्षेत्रीय हो या D1 का सिक्स लॉर्ड सप्तमांश का लग्नेश बने। तो ये तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि D1 का एक मिनट, सिक्स्थ लॉर्ड सप्तमांश का लग्नेश बने तो पुत्र पिता का विरोध करने वाला या शत्रु सरीखा व्यवहार करने वाला होता है। मैं इस बात को यहां पर, इस बात को समझना पड़ेगा कि D7 का जो लग्नेश है, D7 का लग्नेश एक तो शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, D7 का लग्नेश शत्रु क्षेत्रीय हो रहा है क्या? नहीं, शत्रु क्षेत्रीय तो नहीं हो रहा, शत्रु क्षेत्रीय हो। दूसरी बात, या फिर इन्होंने लिखा या D1 का सिक्स्थ लॉर्ड, D1 का सिक्स्थ लॉर्ड यहां कौन है? चंद्रमा। D1 का सिक्स्थ लॉर्ड सप्तमांश का लग्नेश बने, तो यहां सप्तमांश का लग्नेश बना है, D7 का लग्नेश हो तो पिता, पुत्र और पिता का विरोध कर, पुत्र पिता का विरोध करने वाला होता है और शत्रु सरीखा व्यवहार करता है। तो शत्रु सरीखा हो। इसी तरह से नाइन्थ में कहा है, नाइन्थ पॉइंट में कि जन्म कुंडली का फिफ्थ लॉर्ड, तो यहां पर चेक करते हैं जन्म कुंडली का फिफ्थ लॉर्ड कौन है? यहाँ बुध महाराज है, या कारक गुरु, तथा D7 का लग्नेश, D7 का लग्नेश वक्रीय असंगत असंगत अस्तगत लिखा है ये, नीचस्थ या दूर स्थान में हो तो संतान के कारण जातक को चिंता। तो सबसे पहले फिफ्थ लॉर्ड को चेक कर लेते हैं। तो फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पर बुध कितने डिग्री के हैं? 23 डिग्री के, और सूर्य, सूर्य काफी दूर है तो बुध अस्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिफ्थ लॉर्ड या तो वक्रीय हो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है,
हमने कुंडली में देखा अस्तगत नहीं है, नीचस्थ उच्च के बुध बैठे हैं, दो स्थान। हाँ, थोड़ा सा ये माना जा सकता है कि ये था उसमें। इसी चीज को D7 में अगर चेक करें कि बुध की स्थिति यहाँ पे सेकंड हाउस में ठीक है, सूर्य के साथ है, सूर्य स्वामी है वहीं, ठीक है, तो यहाँ पे पंचमेश की स्थिति की तो ठीक बताई गई है। अब कारक गुरु को भी देख लेना चाहिए। कारक गुरु यहाँ पर सिक्स हाउस में है, तो दूर स्थान में तो मान लीजिए उच्च के हैं, अच्छी स्थिति हो गई। इसी चीज को आप D7 में देखिए तो D7 में गुरु नीच के हो गए हैं, नीचस्थ हो गए हैं। तो ये चीज दिखाती है कि संतान के कारण जातक को चिंता, बाधा, कलंक या कलेश होता है। तो दो चीजें देखनी है, किस क्या क्या देखना है, एक तो फिफ्थ लॉर्ड और एक कारक गुरु को, इनकी स्थिति क्या है। अगर शुभ प्रभाव में है, शुभ स्थान पे है, तो संतान अच्छी, सुख देने वाली। अशुभ स्थान पे है तो जातक को संतान के कारण चिंता, बाधा या कलंक या कलेश होता है। कुछ नियम ये है, लेकिन ये सारे नियम यही है, इसके अलावा भी बहुत से नियम है। ठीक है, एक जो हमने लिखा था कि ये, अब इनका तो हमने कोई यूज नहीं किया, लेकिन अब कर सकते हैं। अभी मैं आपको बस ये कुछ जनरल नियम थे जो मैं बताना चाहती थी, इसको मैं कॉपी करके थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है हमें इसके थ्रू, ये जो है कि शुद्ध जल, मद्य, इक्षुरस, आज्य, दधि, क्षीर, शाद, इनसे कैसे देखें। ठीक है, इनसे कैसे देखें इसको जानेंगे आज अब हम। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि लग्नेश, D7 का लग्नेश की डिग्री क्या है, पंचमेश की डिग्री क्या है, भोगांशु को जानना पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ लगन की डिग्री को भी जान लेना चाहिए, D1 के लगन की डिग्री, D1 लगन की डिग्री, लग्नेश की डिग्री, पंचमेश की डिग्री और कारक गुरु, इनको देखना चाहिए। तो अगर हम यहां देखें कि लगन जो है इनके 21 डिग्री 35 मिनट के हैं, और क्या है, विषम में है, तो विषम में 21 डिग्री 35 मिनट कहाँ आएगा, तो ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो विषम का तो ये वाली लाइन हो गई, और 21 डिग्री 35 मिनट का मतलब हो गया छठा, तो मध्य। तो लगन में लगन क्या आ गया, मध्य। सही है। अब लग्नेश को चेक कर लेते हैं, तो लग्नेश कौन है, शनि। शनि का डिग्री है 1915, 1915। तो 1915 कौन से इसमें आएगा, पांचवें सप्तमांश में आएगा। लेकिन शनि महाराज बैठे कहाँ है, सब सम राशि में, तो दधी आ गया। ये तो अच्छी बात हो गई, ये आ गया दधी। ठीक है, इसी तरह से पंचमेश को चेक कर लेते हैं, तो पंचमेश कौन है, बुध महाराज, तो 23-36 के हैं और सम राशि में बैठे हैं। तो सम राशि में 23-36 के, तो सम राशि ये रही, तो 23-36 वाला पार्ट आ गया किसमें, शीर में। ठीक, तो हम यहाँ लिख देते हैं शीर। ठीक है, इसी तरह से कारक गुरु को देखना चाहिए।
तो गुरु 0 डिग्री 32 मिनट के हैं और सम राशि में है। तो 0 डिग्री 32 मिनट का मतलब हो गया शुद्ध जल। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं गुरु के लिए शुद्ध जल। ठीक है, अब देखिए जो गुरु हैं, गुरु उच्च के हैं, सबसे बड़ी बात। लग्नेश चंद्रमा, यहां पर लग्नेश कौन है? डी डी 7 में क्या है ये? देखिए, अब इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमने पिछले उसमें ये पढ़ा था कि अगर किसी जातक के लगन मध्य में, मध्य वाले भाग में आता है, तो मध्य का क्या मतलब होता है? कि जातक हा, हा, हास्य विनोद मस्ती भरी जिंदगी जीने वाला होता है, मस्त होता है, हास्य विनोद और मस्त रहने वाला होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर दधी वाले पार्ट में लग्नेश आते हैं, तो दधी वाले पार्ट में क्या होता है? प्रगतिशील होता है, धनी होता है, संतान प्रतिष्ठित होता है। शीर वाले भाग में आते हैं तो क्या होता है? विनम्र होता है, दयावान होता है। ये हमने लास्ट पढ़ा है। ठीक है, सेकंड वीडियो में आप इसको अच्छे से देखिएगा। और अगर शुद्ध जल हो, तो शुद्ध जल में ही बताया गया था, ये वैसे तो साफ है, अच्छा है, स्वच्छ है, लेकिन ऐसे जातक को कुसंगति से बचाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि पानी शुद्ध जल गंदा ना हो जाए। यहां से भी चीजों को समझना चाहिए कि जातक की संतान कैसी होगी। अब कुछ और चीजों को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि गुरु की शुभ दृष्टि जा रही है, तो ये जो दृष्टि जा रही है, ये दृष्टि नीच के गुरु है, लेकिन उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ पे जब दृष्टि आ रही है तो उच्च स्थान को देख रहे हैं। अच्छा, और भी देख सकते हैं, यहाँ पर कोई और शुभ प्रभाव दिखाई दे रहा हो, चंद्रमा की दृष्टि आ रही हो। अब देखिए, शनि और गुरु में एक्सचेंज दिखाई देता है यहाँ पर, तो संतान ज्ञानवान होगी इनकी, धार्मिक भी होगी और सहयोग भी करेगी, क्योंकि सातवां घर सहयोग का होता है, कॉपरेशन का होता है। और शनि कहाँ बैठे हैं? 9th हाउस में, तो यानी कि धार्मिक होगी। धार्मिक होने का क्या मतलब होता है? मतलब ड्यूटीफुल। ठीक है, तो जो थोड़ा सा हमें ये दिखाई दे रहा था कि D1 का 6th लॉर्ड जाके इनका D7 बना है, तो ये तो दिखाई देता है कि इनका इनके संतान के साथ कुछ, क्योंकि 6th हाउस किसका होता है? कंपटीशन का होता है ना, तर्क का होता है, झगड़ों का होता है। तो कुछ ऐसा तो दिखेगा, लेकिन गुरु उच्च के बैठे हैं तो वो झगड़े खत्म होंगे। और फिर यहाँ पे भी क्या हो गया, हो रहा है, गुरु उच्च की दृष्टि से उच्च, अपने उच्च भाव को देख रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि संतान कैसी होगी, ये जानना। और ये तो आपको समझ ही आ गया कि ये पुत्र संतान की बात हो रही है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर नियम पढ़े थे, तो जब संतति वाले भाग पर गुरु की दृष्टि आती है, तो ये कहा जाता है ना कि संतति कैसी होगी, कन्या होगी या बालक होगा या बालिका होगी, ये समझ आता है। इसी चीज को अगर हम अब दूसरी कुंडली पे चेक करें, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो वो ही देख लेना चाहिए कि लगन, लग्नेश, ठीक है, पंचमेश और पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा हो। पंचम में
बैठा ग्रह। अब आप कहोगे उसमें तो नहीं लिया था पंचम में बैठा ग्रह। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वहां पंचम में कोई ग्रह बैठा है। नहीं बैठा, इसलिए नहीं लिया था। तो पंचम में बैठा ग्रह है, पंचम पर किसी की दृष्टि पड़ रही हो, पंचम पर किसी की दृष्टि हो रही है तो यहाँ मंगल की दृष्टि है। और शनि महाराज, नहीं, शनि महाराज की दृष्टि D7 में है, D1 में तो नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कारक की दृष्टि देखनी चाहिए। कारक कौन बनते हैं, संतान को कौन देते हैं, संतान गुरुदेव की कृपा से मिलता है। ठीक है, तो इस ये भी देखना चाहिए कि कारक गुरु क्या कहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। अब अगर हम इनके डिग्री, ये देखिए यहाँ सारे डिग्री मेंशन है, इनके डिग्री के अनुसार देखें तो लग्न जो है वो आज्य है। और आज्य का मीनिंग हमने बताया था घृत। लग्नेश यहाँ पर मंगल है, ये देखिए D1 में। तो मंगल की डिग्री से हमें ये पता चलता है कि ये शुद्ध जल कहाँ बैठे हैं, सम राशि में बैठे हैं। शुद्ध जल आ गया। पंचमेश कौन है यहाँ, पंचमेश सूर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हैं, तो सूर्य को भी देख सकते हैं। तो सूर्य की डिग्री 12 डिग्री। इससे ये क्या बने, शीर बने, शीर। पंचम भाव में ग्रह कौन से बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, और चंद्रमा भी शीर है। ठीक है, पंचम के दृष्टा ग्रह है तो मंगल को देख सकते हैं। मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं, तो मंगल को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि ये दृष्टा, दृष्टा ग्रह में अगर मंगल आएंगे तो वो भी शीर आ रहे हैं। और कारक गुरु को अगर हम देखें तो कारक गुरु की डिग्री को से समझ आ जाएगा कि वो शुद्ध जल है। और एक और चीज यहाँ पर समझ जाइए कि यहाँ पर सम राशि है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो पहली हमने कुंडली देखी है, इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। और ये जो दूसरी कुंडली हमने देखी है, इनके एक पुत्री है। ठीक है, इनके जो पहला हमने चार्ट देखा है, इनके पुत्र से इनका थोड़ा सा कंपटीशन टाइप रहता है। ठीक है, पुत्री की स्थिति को जानेंगे। देखिए पहली संतान, अब यहाँ पर एक और बात आती है, चार्ट में संतान को कहाँ से देखते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि सब कहेंगे फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस प्रथम संतान होता है। ठीक है, दूसरे संतान को, द्वितीय संतान को सप्तम से देखते हैं, तृतीय संतान को नवम से। इसी तरह से चतुर्थ संतान को एकादश से, और पंचम संतान को यहां से। ऐसे एक घर छोड़ते छोड़ते तीसरे घर में आते आते ये समझ जाना चाहिए। अब जब अपने स्टूडेंट्स को मैं ये बताती हूँ कि इस तरह से देखते हैं कि छठी संतान को यहाँ से देखो, तो हंसने लग जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि 5 6 7 8 बच्चे होते थे। ठीक है ना, तो संतानों को इस तरह से देखा जाता है। तो प्रथम संतान को पंचम से, ये फल दीपिका में भी दिया गया है। फल दीपिका को आप पढ़िए, आप जान जाएंगे। ठीक है, अब कुंडलियों को समझने के बाद एक बार हम मानसागरी किताब पर भी नजर मार लेते हैं कि मानसागरी में सप्तमांश के बारे में क्या कहा गया है। मानसागरी के, ये आपने देख लिया होगा बुक, चौखंबा कृष्णदास अकादमी वाली बुक है। और श्री डॉक्टर रामचंद्र पांडे जी इनके व्याख्याकार हैं। आइए पढ़े। 232 पेज पर देखिए, सबसे नीचे लिखा है सप्तमांश का फल।
इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि जैसे सप्तमांश का स्वामी चंद्रमा से युक्त या दृष्ट हो अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक सहोदर भाइयों से युक्त, उग्र स्वभाव वाला, कांति युक्त, यश से वृद्धि, मित्रों की अधिकता होती है तथा मित्रों से युक्त होकर उद्यत स्वभाव का होता है। इसी तरह से दूसरा पढ़ रही हूं, सूर्य को छोड़कर शेष ग्रहों में जितने ग्रह सप्तमांश में नीच राशिगत हों उनमें जो सर्वाधिक बलवान हो उसी से भाइयों से संबंधित चिंता का ज्ञान करना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, सप्तमांश के अंतिम अंशों में यदि अपनी उच्च राशि या अपने वर्ग में स्थित हो, सप्तमांश जो है के अंतिम अंशों में यदि अपनी उच्च राशि या अपने वर्गों में तो स्थित हो तो व्यक्ति घोड़े की सवारी में निपुण, शूर और भाइयों से रहित होता है। अगला दिया है, सप्तमांश में ग्रह अपनी उच्च राशि अथवा शुभ वर्गों की राशियों में स्थित हो तो जातक राजा द्वारा निरंतर पूजित या सम्मानित होता है। इसी प्रकार के कार्यों में सफल और धन संपत्ति से संपन्न होता है। सप्तमांश में यदि चतुर्थ भाव में सूर्य, गुरु और सप्तम स्थित हो तो पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र का जन्म होता है। यदि शुक्र, बुध और चंद्रमा बैठे हो तो कन्या की उत्पत्ति होती है। अगला, जिसके जन्म समय में सभी ग्रह सप्तमांश में अपनी अपनी उच्च राशियों में स्थित हो तो वह महान धनवान तथा सभी ग्रह नीच राशियों में स्थित हो तो दरिद्र होता है। इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई है। आपसे को कहा जा रहा है कि सारावली को भी, एक सेकंड, मानसागरी पुस्तक को भी एक बार पढ़ लेना उचित रहेगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा प्लीज। थैंक यू।